ईवी चेन्नैया बनाम आंध्र प्रदेश राज्य में दिया गया था, तो उसको पलट दिया है, जिसमें अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों के भीतर किए जाने वाले वर्गीकरण को मान्यता देने से इनकार कर दिया गया था। और ये भी कहा गया था कि अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों के भीतर उप वर्गीकरण नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वे एक ही समरूप अर्थात समान वर्ग में आते हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2004 के अपने निर्णय में ये भी कहा था, चूंकि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लोगों ने जो अत्याचार सहे हैं वह एक वर्ग और एक समूह के रूप में सहे हैं, तथा यह एक बराबर का वर्ग है, जिसके भीतर किसी भी प्रकार का वर्गीकरण करना उचित नहीं होगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने 2004 के निर्णय में ये भी कहा था कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के भीतर किसी भी प्रकार का उप वर्गीकरण भारतीय संविधान की मूल भावना के विपरीत होगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने वर्ष 2004 के इस निर्णय द्वारा समानता के अधिकार का उल्लंघन करने के कारण आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा पारित आंध्र प्रदेश अनुसूचित जाति अधिनियम 2000 को भी रद्द कर दिया था। अपने 2004 के निर्णय में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये भी माना था कि ये वर्गीकरण इन जातियों के भीतर अलग अलग व्यवहार करके समानता के अधिकार का उल्लंघन करेगा। और अब माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों की पीठ ने 1 अगस्त 2024 के निर्णय से सन 2004 के निर्णय को पलट दिया है, जबकि इस निर्णय से अनेकों मतभेद उत्पन्न होंगे। माननीय सुप्रीम कोर्ट के 1 अगस्त 2024 के इस निर्णय के बाद केंद्र और राज्य सरकारों के बीच भी मतभेद की स्थिति उत्पन्न होगी, क्योंकि अभी तक केवल संसद के पास किसी भी जाति को या जनजाति को अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति में सम्मिलित करने या बाहर करने की पावर है, जिसे माननीय राष्ट्रपति द्वारा अपने आदेशों द्वारा क्रियान्वित किया जाता है और जिसे बदलने का किसी भी राज्य सरकार को अधिकार नहीं है। परंतु अब 1 अगस्त 2024 के इस निर्णय के बाद जहां जो पार्टी सत्ता में होगी वह अपनी अपनी राजनीति के हिसाब से अदलती बदलती रहेगी, जिसके साथ साथ राज्य सरकारें अपने अपने वोट बैंक के लिए अपनी मनचाही जातियों को आरक्षण का अनुचित लाभ देने का प्रयास करेंगी। इस प्रकार से इस आदेश से ऐसी अनेकों समस्याएं उत्पन्न होंगी, जिसके कारण SC व ST को मिल रहा आरक्षण ही समाप्त हो जाएगा। एक प्रकार से SC व ST को मिल रहा आरक्षण ही समाप्त हो जाएगा और फिर इसका नतीजा ये होगा कि अनुसूचित जाति व जनजाति वर्ग अंत में आरक्षण से वंचित रह जाएगा और उनके हिस्से का आरक्षण भी अंत में किसी न किसी रूप में सामान्य वर्ग को ही दे दिया जाएगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपने 1 अगस्त 2024 के इस निर्णय में इस बिंदु पर भी पर्याप्त विचार व्यक्त नहीं किए गए हैं कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के किन लोगों को क्रीमी लेयर की श्रेणी में रखा जाएगा और यह तय करने का क्या मानक होगा कि किन लोगों को अब आरक्षण की आवश्यकता नहीं है, तथा इस कार्य के लिए अब राज्य सरकारों को राजनीति करने का पूरा मौका मिल जाएगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय के बाद यदि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के भीतर उप वर्गीकरण किया जाता है तो वर्तमान में लागू आरक्षण के अनुसार सरकारी नौकरियों
और शैक्षणिक संस्थानों में अनेकों पद रिक्त रह जाएंगे, क्योंकि जिन सीमित वर्ग की उपजातियों को आरक्षण दिया जाएगा उसमें रिक्त पद के सापेक्ष उतने अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हो पाएंगे और ऐसी स्थिति में ये बची हुई रिक्तियां अंत में सामान्य वर्ग के हिस्से में ही चली जाएंगी, जिससे समूचे दलित समाज के, दलित व आदिवासी समाज के पिछड़े हुए लोगों को काफ़ी नुकसान होगा और उनमें असंतोष की भावना उत्पन्न होगी। इसके साथ साथ माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय दिनांक 1 अगस्त 2024 के अनुसार अब राज्य सरकारों को ये अधिकार होगा कि वह संविधान के अनुच्छेद 341 व 342 के अंतर्गत माननीय महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा घोषित SC व ST जातियों के समूह का उप वर्गीकरण करके आरक्षण का लाभ उनमें से कुछ जातियों को दे सकती है और ऐसा करते समय SC व ST के समूह में बची हुई जातियों को उससे वंचित रख सकती है, क्योंकि राज्य सरकार की निगाह में उन जातियों को अब आरक्षण की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उन जातियों में से कुछ लोग सामाजिक तौर पर SC व ST की अन्य जातियों से बेहतर स्तर पर हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट के समक्ष इस उप वर्गीकरण के पक्ष में जोरदारी से दलील रखते समय बीजेपी द्वारा केंद्र शासित सरकार के अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार के महाअधिवक्ता, हरियाणा एवं चंडीगढ़ की ओर से अधिवक्ताओं द्वारा ये महत्वपूर्ण तथ्य नहीं रखा गया कि वर्गीकरण के तहत जिन जातियों को लाभ से वंचित कर दिया जाएगा, उन जातियों में अभी भी लाखों व्यक्ति ऐसे होंगे जिनको आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाया है और अब उन्हें अनुच्छेद 341 एवं 342 के तहत SC व ST वर्ग के समूह में होते हुए भी हमेशा के लिए आरक्षण से वंचित रहना पड़ेगा, जो कि किसी भी प्रकार से न्याय संगत व उचित नहीं होगा तथा पूर्ण रूप से असंवैधानिक भी होगा तथा ये सभी उप वर्गीकरण वाली जातियां आपस में ही कोर्ट कचहरी अदालतों में वर्षों तक लड़ते रहेंगे और अंत में ये सभी लोग फिर आरक्षण से वंचित रह जाएंगे। साथ ही माननीय सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दविंदर सिंह बनाम पंजाब राज्य मामले में सुनवाई के दौरान केंद्र के वकीलों और राज्य सरकार की तरफ से भी सत्ताधारी दल के वकीलों ने ही अपना पक्ष रखा है, परंतु माननीय सुप्रीम कोर्ट के 1 अगस्त 2024 के आए निर्णय के बाद अब तक इन सरकारों ने अपना पक्ष स्पष्ट नहीं किया है, जिससे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों में माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को लेकर काफ़ी भ्रांति की स्थिति बनी हुई है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के समक्ष सुनवाई के दौरान समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ राज्यसभा सांसद, जो कि वरिष्ठ अधिवक्ता भी हैं, तथा इनके साथ साथ बीजेपी ने केंद्र में अपनी सरकार की ओर से माननीय अटॉर्नी जनरल व सॉलिसिटर जनरल तथा कुछ राज्य सरकारों के वकीलों द्वारा, उसमें भी खासकर आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार की ओर से पंजाब के एडवोकेट जनरल, हरियाणा एवं चंडीगढ़ में बीजेपी की ओर से उनके वकीलों द्वारा उप वर्गीकरण के पक्ष में तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करते हुए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा संविधान सभा में लंबे विचार विमर्श के बाद बनाए गए आरक्षण के सिद्धांतों के साथ छेड़छाड़ करने का कार्य किया गया है, जो कि आरक्षण को पूरी तरह समाप्त करने की मानसिकता के साथ उठाया गया ये गंभीर कदम है। साथ ही माननीय सुप्रीम कोर्ट के 1 अगस्त 2024 के दिए गए निर्णय के बाद अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के भीतर आपसी द्वेष की भावना बढ़ेगी और समाज में विभाजन की भावना को और अधिक बढ़ावा मिलेगा।
जो कि राष्ट्र की एकता और अखंडता पर करारा प्रहार करने जैसा होगा। जबकि अनुसूचित जाति व जनजाति कोई साधारण जाति नहीं है, ये केवल भारतीय संविधान के अनुच्छेद 341 व 342 की अधिसूचना के जरिए अस्तित्व में आई है और यह अनुसूचित जातियों व जनजातियों का एक मिश्रण है और एक बार अधिसूचित होने के बाद फिर यह एक समरूप समूह बन जाता है। साथ ही राज्यों के द्वारा ये उप वर्गीकरण अनुच्छेद 341 एवं 342 के तहत राष्ट्रपति जी की अधिसूचना का उल्लंघन होने के साथ साथ ये पूर्ण रूप से असंवैधानिक भी होगा, क्योंकि कोई भी राज्य सरकार राष्ट्रपति की पावर को खत्म नहीं कर सकता है, क्योंकि ये संविधान के अनुच्छेद 341 भाग 2 एवं 342 का उल्लंघन होगा और इससे हमेशा ये खतरा बना रहेगा कि अनुसूचित जाति व जनजाति को दिया जाने वाला आरक्षण कब खत्म हो जाएगा, जबकि अनुसूचित जाति व जनजाति समुदाय के लोगों का वर्गीकरण का एकमात्र मूलभूत आधार सामाजिक गैर बराबरी अर्थात छुआछूत व जात पात रहा है। ऐतिहासिक तौर पर सामाजिक गैर बराबरी की वजह से ही आरक्षण दिया गया है, तो ऐसे में जाति के आधार पर प्रताड़ना झेलने वाले समुदाय के बीच आरक्षण का बंटवारा करना ये पूर्ण रूप से अनुचित, असंवैधानिक व गलत है, क्योंकि दलितों व आदिवासियों के लिए आरक्षण का उद्देश्य जात पात व छुआछूत की बुराइयों को दूर करना था। साथ ही दिनांक 1 अगस्त 2024 के माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय अनुसार अब राज्य सरकारें अनुसूचित जाति व जनजाति का उप वर्गीकरण कर सकते हैं, जो कि असंवैधानिक है एवं उचित नहीं है। इतना ही नहीं बल्कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति समुदाय का यह उप वर्गीकरण जिसे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अनुमति दे दी है, इसे अब राजनीतिक दलों द्वारा राजनीतिक हथियार के रूप में उपयोग किया जाएगा। जहां एक तरफ राजनीतिक दल अपने राजनीतिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए कुछ अनुसूचित जाति व जनजाति वर्गों को हाशिए पर धकेल देंगे और उनके लिए पक्षपात का माहौल बनाकर अपना उद्देश्य पूरा करेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ अनुसूचित जाति एवं जनजाति के इस उप वर्गीकरण के कारण काफी पद रिक्त रह जाएंगे और आगे चलकर फिर उन पदों के अनारक्षित श्रेणी में तब्दीली हो जाने की प्रबल संभावनाएं होंगी। अतः जिस मुख्य उद्देश्य के लिए परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान के तहत अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग को आरक्षण दिया था, उसे अब एक प्रकार से प्रभावहीन बना दिया जाएगा, अर्थात खत्म कर दिया जाएगा। वैसे भी खासकर बीजेपी, कांग्रेस व समाजवादी पार्टी आदि हमेशा से ही एसटी वर्गों को मिल रहे आरक्षण के विरुद्ध रहे हैं और इसलिए इनके वकीलों ने उप वर्गीकरण की काफी जोरदारी से कोर्ट के सामने अपनी दलीलें भी रखी हैं और इसे खत्म करने की सिफारिश में ये पार्टियां हमेशा प्रयासरत रहती हैं। समाजवादी पार्टी ने तो संसद के भीतर ही पदोन्नति में आरक्षण संबंधी बिल को ही बीजेपी और कांग्रेस की मिली भगत से फाड़ दिया था, जिसे आज तक केंद्र सरकार संसद में दोबारा नहीं ला सकी है, जिसकी वजह से माननीय सुप्रीम कोर्ट के नागराज के निर्णय के तहत आज तक एससी व एसटी कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण संबंधी लाभ से वंचित रहना पड़ रहा है तथा अब इसी प्रकार से इस नए निर्णय दिनांक 1 अगस्त 2024 के तहत अंत में हमेशा के लिए ही इन वर्गों को आरक्षण से वंचित कर दिया जाएगा और इससे फिर बीजेपी, कांग्रेस व समाजवादी पार्टी आदि को आरक्षण खत्म करने के लिए इन्हें संविधान बदलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और यही कारण है कि इन पार्टियों ने
केंद्र सरकार व राज्य सरकारों की तरफ से उचित पैरवी भी नहीं की है और काफी कुछ उप वर्गीकरण के पक्ष में दलीलें रखी हैं, जिससे कि मौजूदा चल रहे आरक्षण के विरुद्ध निर्णय आए। और यदि बीजेपी के एनडीए व इंडिया अलायंस की सभी पार्टियों की नीयत ठीक होती और वो एससी व एसटी को मिल रहे आरक्षण में छेड़छाड़ आदि करके उसे खत्म नहीं करना चाहते, तो फिर मेरी इन सभी पार्टियों से ये अपील है कि ये सभी पार्टियां इस विषय पर, इस मुद्दे पर देश के समूचे एससी व एसटी समाज के समक्ष अपना पक्ष स्पष्ट करें और इसी चल रहे संसद सत्र में संविधान में उचित संशोधन लाकर ये स्पष्ट करें कि अनुच्छेद 341 व 342 के तहत माननीय राष्ट्रपति द्वारा घोषित एससी व एसटी जातियों के संबंध में भविष्य में किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ व उप वर्गीकरण करने का अधिकार किसी को भी नहीं होगा तथा इन सभी जातियों को आरक्षण प्राप्त होने के लिए एक समूह के रूप में ही देखा जाएगा। ये इनको संशोधन संविधान में उचित संशोधन विधेयक इनको लाना चाहिए और ये सब लाकर इनको संविधान की 9वीं अनुसूची में इसको शामिल करना चाहिए, ताकि फिर भविष्य में कभी भी जो एससी एसटी का आरक्षण है उसके साथ किसी भी प्रकार का कोई छेड़छाड़ आदि ना हो सके। हालांकि ये जो अब नौबत आई है, ये नौबत नहीं आती यदि इसको बहुत पहले ही संसद द्वारा संविधान की 9वीं सूची में डाल दिया जाता। हमारी पार्टी ने लोकसभा के अंदर भी और राज्यसभा में भी इस मामले को अनेकों बार उठाया है, लेकिन इसको टाल दिया गया, क्योंकि जब बीजेपी पावर में रहती है वो भी इसको टाल मटोल करती है इस मामले को, कांग्रेस पावर में रहती है तो वो भी इस मामले को टाल मोल कर देती है। इससे स्पष्ट है कि चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो या अन्य पार्टियां हो, उनकी वीकर सेक्शन के मामले में, खासकर दलितों व आदिवासियों के मामले में अभी इनकी जातिवादी सोच बदली नहीं है। मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कुछ ये पार्टियां कर पाएंगी। इसके साथ साथ मेरी इस देश के सभी अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति वर्गों के लोगों से ये खास अपील भी है कि इस समय इस निर्णय से उत्पन्न स्थिति को अपने व अपने बच्चों के भविष्य तथा अपने संवैधानिक अधिकारों को नुकसान होने से बचाने के उद्देश्य से तथा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा अपने अथक प्रयासों से इन वर्गों को जो संवैधानिक अधिकार दिलाए गए हैं, तो उन्हें खत्म होने से बचाने के लिए इस स्थिति को अपने लिए एक आपातकालीन की स्थिति समझते हुए इन्हें एकजुट होना पड़ेगा तथा मात्र अपने अपने राजनीतिक स्वार्थ व दबाव से प्रेरित न होकर यहाँ सभी राजनीतिक पार्टियों के ऊपर दबाव डालकर उचित संवैधानिक संशोधन लाने के लिए मजबूर करना पड़ेगा। इस खास अपील के साथ ही अब मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट से भी ये पुरजोर अपील करती हूँ कि वह देश में एससी व एसटी वर्गों के हितों में अपने 1 अगस्त सन 2024 के दिए गए फैसले पर खुद ही पुनर्विचार करके इसमें मेरी इन सब बातों को खास ध्यान में रखते हुए जरूरी बदलाव लाए, तब्दीली लाए, वरना इन वर्गों में से आरक्षण के पात्र लोगों को बड़ा भारी नुकसान हो जाएगा। इस खास अपील के साथ ही अब मैं अपनी बात यहीं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। जय भीम व जय भारत। नहीं, उसका खिलाफत इन्होंने नहीं किया। वो पूरा उन्होंने तो बल्कि इस मामले में वो ऐसी दलीलें रखते रहे कि जिससे माननीय सुप्रीम कोर्ट को ये फैसला देने में उनको और मदद मिल गई। चाहे तो कांग्रेस की ओर से वकील खड़े हुए हों या सरकार की ओर से खड़े हुए हों
इन्होंने एक प्रकार से माननीय सुप्रीम कोर्ट की मदद ही की है इस मामले में। तो इससे जाहिर हो जाता है कि इनकी इंटेंशन सही नहीं है और ये लोग एससी और एसटी को जो रिजर्वेशन मिल रहा है इसको सीधा खुद ना खत्म करके माननीय कोर्ट के जरिए, जुडिशरी के जरिए ये इसको खत्म करना चाहते हैं और इसमें ये लोग काफी हद तक कामयाब भी हो गए हैं और हमारी पार्टी इसको लेकर बड़ी चिंतित है। जो एससी एसटी का पदोन्नति में जो आरक्षण का मामला था तो वो लगभग खत्म सा हो गया था। उसको प्रभावी बनाने के लिए हमारी पार्टी ने उस समय सेंटर में कांग्रेस की सरकार थी, उनके ऊपर दबाव बनाया कि आप इसमें संशोधन विधेयक लाइए और पदोन्नति में आरक्षण को पुनः प्रभावशाली बनाया जाए। जब ये बिल लाया गया तो कांग्रेस नहीं चाहती थी कि एससी एसटी वर्गों के कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण का लाभ मिले। तो कांग्रेस उस समय पावर में थी, तो कांग्रेस और बीजेपी खुद ना आगे आकर उन्होंने समाजवादी पार्टी के जो सांसद हैं उनको आगे किया और उनकी मिली भगत से उन्होंने इस बिल को फाड़ा और इस बिल को पास नहीं होने दिया और अभी तक ये बिल पास नहीं हुआ है। नहीं, अभी आंदोलन मैं आपको जो बताया ना कि हम लोग तो बीजेपी कांग्रेस को ही कोस सकते हैं क्योंकि इनके वकीलों को सही पैरवी करनी चाहिए थी, सरकार को सही पैरवी करनी चाहिए थी। हमने माननीय सुप्रीम कोर्ट से मीडिया के माध्यम से हमने उनसे अपील की है आज कि वो अपने इस फैसले पर पुनर्विचार करें, इस फैसले को बदले, वरना इस देश में जो करोड़ों दलित और आदिवासी समाज के लोग हैं तो जिनको अपने पैरों पर खड़े करने के लिए परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो इनको आरक्षण की सुविधा दी थी, यदि ये खत्म हो गई तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और जो लोग ये कहते हैं कि एससी में या एसटी में जो जातियां मजबूत हर मामले में आर्थिक तौर पर मजबूत हो गई हैं, तो उसमें से मैं समझती हूँ मुश्किल से 10 या 11% लोग ही मजबूत हो गए होंगे, बाकी 90% लोगों की हालत तो बहुत ज़्यादा खराब है। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से जो लगभग 90% लोग जिनको अभी आरक्षण की ज़रूरत है तो वो तो और ज़्यादा पिछड़ जाएंगे, उनको ये आरक्षण अब मिलेगा नहीं। इस निर्णय के अनुसार यदि उन जातियों को निकाल दिया जाएगा, बहुत बुरा हुआ है ये। और केंद्र और जबकि बीजेपी को चाहिए, वो अपने आप को कहते हैं कि हम एससी एसटी समाज के हिमायती हितैषी हैं, उनको चाहिए पहली बात तो इस केस की पैरवी उनको सही तरीके से करनी चाहिए थी, उन्होंने नहीं की। कांग्रेस ने बेबी ढुलमुल रवैया अपनाया। ऐसी स्थिति में मेरा बीजेपी की केंद्र में बीजेपी की सरकार को, उनकी एनडीए की सरकार को ये कहना है कि यदि आपकी नीयत साफ है तो आप इसमें ये जो भी जजमेंट आया है तो आप पार्लियामेंट के अंदर आप इसमें ये पार्लियामेंट के अंदर आप लोग जो संविधान में आप संशोधन करें और इसको संविधान की 9वीं सूची में लाए और जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया इसको पलटे, मतलब क्योंकि पार्लियामेंट को भी पावर होती है, उसको पलटे। और नहीं पलटते हैं तो समझ लो ये कांग्रेस हो, बीजेपी हो और भी दूसरी पार्टियों हो, इनकी एससी एसटी के और ओबीसी के रिजर्वेशन के मामले में इनकी नीयत साफ नहीं है। अभी आप रिजर्वेशन की बात करो, विषय को डाइवर्ट मत करो। मेरी बात सुनो, जो जाटव या जाटव से मिलती जुलती जो और जातियां हैं, यदि उनमें से कुछ लोग आर्थिक तौर पर मजबूत हो भी गए हैं, पूरा समाज तो नहीं हुआ है। हम ये नहीं कहते कि जो मजबूत हो गए हैं आप क्रीमी लेयर के जरिए आप उनको मत दो वो फायदा, मतलब हम कोई उसके पक्षधर नहीं है, लेकिन 90% लोगों की तो हालत बहुत ज़्यादा खराब है, उनको तो रिजर्वेशन मिलना चाहिए। और जो 9-10% जो
जाटव या इससे मिलती जुलती जातियों की स्थिति, आर्थिक स्थिति सुधर भी गई है, लेकिन समाज में तो आज भी जातिवादी लोग उनको पुराने नजरिए से देखते हैं, जात पात तरीके से देखते हैं। इसलिए अभी इन सबको रिजर्वेशन की बहुत ज्यादा सख्त जरूरत है। नहीं, अभी ये तो माननीय सुप्रीम कोर्ट को बताना चाहिए था ना, हम लोग तो नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कोई इसका पैमाना अभी तय किया नहीं है। बहुत ढुलमुल ये जजमेंट है, और इस तरीके से इसकी आड़ में राज्य सरकारें जो SC/ST को अभी तक रिजर्वेशन मिल रहा है इसको बिल्कुल निष्प्रभावी बना देंगी, ना के बराबर इसको कर देंगी, लोगों को कोई इसका लाभ नहीं मिलेगा। नहीं, हमारे को तो उन्होंने कब बुलाया ही नहीं, जबकि हमारी पार्टी इनके लिए लड़ाई लड़ती रही है। हमको भी बुलाते तो हमारी ओर से वकील जरूर जाता। भाई मैं आपको बताया कि ठीक है, आप आर्थिक नहीं, जो SC/ST के लोग हैं इनको जो रिजर्वेशन मिला है, जो शैक्षणिक, सामाजिक और आर्थिक गैर बराबर हैं, इस आधार पर मिला। तो सामाजिक जो दृष्टिकोण है इन वर्गों के मामले में वो अभी लोगों का बदला नहीं है, इसलिए इनको अभी रिजर्वेशन मिलना बहुत जरूरी है। ठीक है भाई, आप लोग तो बार बार एक ही चीज को जिसका जवाब मैं दे चुकी हूँ। 7 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ द्वारा अभी हाल ही में 1 अगस्त 2024 को देश में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के आरक्षण के संदर्भ में जो एक अति महत्वपूर्ण निर्णय दिया गया है, तो उसके संबंध में अपनी पार्टी की प्रतिक्रिया जाहिर करने के लिए बुलाई गई है, जिसमें अनुसूचित जाति व जनजाति के लोगों को पुनः उप वर्गीकृत सब क्लासिफिकेशन अर्थात सब क्लासिफिकेशन किए जाने को मान्यता प्रदान की गई है, जिसको लेकर और भी बहुत सी बातें कही गई।